सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, जमाना थोड़ा सा फास्ट हो गया है ना? ऐसा? हाँ। मतलब आते ही इसीलिए तुमने भी बिना भूमिका के मंजू ने कहा सबसे पहले बात ही कर ले। नहीं, हम भूमिका ही बांध रहे हैं, अपनी बातों की भूमिका बांध रहे हैं हम, क्योंकि हर चीज में हर व्यक्ति ये सोचता है कि जल्दी जल्दी कर लिया जाए, ये भी काम जल्दी खत्म कर लिया जाए, वो भी काम जल्दी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें तो सोच, मतलब पिक्चर कभी नहीं सोचते कि जल्दी खत्म हो जाए। कुछ चीजें हम सोचते हैं, हाँ। जैसे हम सीरियल देखने बैठते हैं या कुछ ऐसे काम करने बैठते हैं तो अब हम नहीं सोचते कि जल्दी हो जाए, हाँ। लेकिन हाँ, कुछ अपने विषय में जो भी चीज रहती है सारी कटौती हम वहीं करते हैं ना, फटाफट हाँ, फटाफट। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके समय की एक मर्यादा होती है, तो उस समय के हिसाब से ही, उस गति से ही अगर किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। और हम यहाँ इस वक्त जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो है भोजन की। कि भोजन करने का बहुत हमारे जो समय से बुजुर्ग हमारे बताते हैं कि भाई इत्मीनान से करो, आराम से बैठो, आराम से खाना खाओ, क्योंकि ये दिन भर की जो भागदौड़ है, जो जल्दबाजी हम करते हैं, वो किस लिए करते हैं? भोजन के लिए करते हैं। तो पूरा समय जो है भोजन को आराम से देना चाहिए। लेकिन आजकल तो भोजन का ही नाम रख दिया गया है फास्ट फूड। तो भाई हम अब ज्यादा फास्ट न बढ़े, इसको यहीं विराम दें, क्योंकि हम इसके विस्तार से जो चर्चा है इस पर करेंगे, और ये जो जल्दी जल्दी खाने की आदत है इसके बारे में क्या है इससे बात करेंगे, इसके बारे में, और खुद से करें क्या स्वस्थ बातें, हेल्दी टॉक जिसे कहते हैं, सेल्फ टॉक कहते हैं, हेल्दी टॉक कहते हैं। तो हम दूसरों से तो बहुत सारी बातें करते हैं, और बातें करते ही नहीं रेणु जी, बहुत सारे उपदेश भी दे देते हैं बातों ही बातों सबसे आसान है मंजू। हाँ, लेकिन यही छोटे छोटे जो उपदेश है, हेल्दी टॉक है, ये हमें अपने आप से करना है, खुद से करना है, यानी कि दिमाग को स्वस्थ बातों का एक डोज देना है, ताकि जो मानसिक रोग है उनसे बचे रहें और दिमाग अच्छा तेज तर्रार तरीके से दौड़े। क्या बात है, अब यहाँ पर हम फास्ट कर सकते हैं भाई। जी, इसके अलावा आज के कुछ सखी विशेष में हम बात करेंगे कृष्णा अग्निहोत्री जी की। लेखिका हैं आप, और आज जो है खास जो कला की बात करेंगे उसके लिए हम केरल ले चलेंगे, है ना जी। थुलाल नृत्य के बारे में हम बात करेंगे। और दिन विशेष की जहाँ तक बात है तो आज अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है, अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। तो इस दिवस के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा होगी, तो शुरुआत करते हैं। बस हो गई चर्चा, क्योंकि भाई ये जो एकजुटता दिवस है ये बहुत खास है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के हम सभी श्रोताओं को देते हैं ढेर सारी बधाई। जी बिल्कुल। और हर वर्ष 20 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि दुनिया में शांति हो, मानवाधिकारों का पालन हो, सामाजिक और आर्थिक विकास हो, ताकि वैश्विक स्तर पर गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, अशिक्षा हो, यानी किसी भी तरह का जो कमी रह गई है उसे हम पूर्ण कर सके, और इन सब बातों को हटाया जा सके, और सब भाईचारे की भावना के साथ रहें, यही इसका उद्देश्य होता है। यानी कि कोई भी अंतर न हो किसी भी स्थिति से, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, या किसी भी तरह का शैक्षिक हो। मतलब डिफरेंस तो रहता है ना, अंतर सब में रहता है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, पैसा किसी के पास ज्यादा है, आर्थिक स्तर और रहने सहन का जो हमारा स्तर होता है उसका भी तरीका अलग होता है, तो उसमें कहीं भी असमानता न हो। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का उद्देश्य ये भी है कि लोगों की जो विविधता है, जैसे हमने कहा ना, इसके संग संग भाषाई विविधता होती है, रहने सहने की, कपड़े पहनने की, सजने संवरने की, ये जो विविधता है उसमें भी एक एकता हो, ये इसका महत्व है, और इस बात को समझा जाए। दुनिया के विभिन्न देश इस दिन अपनी जनता के बीच शांति, भाईचारा, प्यार, सौहार्द और एकता के संदेश का प्रसार करते हैं, और एकता के महत्व को भी बताते हैं। और इसी संदर्भ में हमारे एक श्रोता ये बात लिखते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि समूचा विश्व एक परिवार है और हम सभी इसके सदस्य हैं का पालन करता रहा है। मानव एकता और सभी को समान भाव से देखने का दृष्टिकोण भारत की मिट्टी में अनंत काल से समाहित है, किंतु कुछ जगह पर इसका जब पालन नहीं होता है तो ठीक नहीं लगता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है इसी उद्देश्य को लेकर कि सब जगह समानता हो। और हमारे साथी और लिख रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस की शुभकामनाएं। बहुत से कमजोर लोगों की एकता भी अजेय बन जाती है। कमजोर तिनकों से बनाई गई रस्सी बड़े बड़े हाथियों को भी बांध लेती है। तो भाई एकता के महत्व को तो समझ रहे हैं, और केवल विश्व में और राष्ट्र क्यों, हमारे यहाँ भी बहुत सारी जगहों पर इस तरीके की असमानता आ ही जाती है,
तो समय समय पर जैसे ये स्वस्थ बातें करने वाली बात है ना, तो ये भी एक स्वस्थ बात है कि हम इस बात का मनन चिंतन करते रहें कि किस तरह से हमें एकजुट होकर रहना है और एकता रखनी है। एकता की बात की जहाँ तक बात है ना रेणु जी, तो बचपन से हमने कहानी सुनी थी ना, जिसमें पिताजी अपने बच्चों को बुलाते हैं और एक लकड़ी देते हैं और कहते हैं कि इसे तोड़ो, तो वो आसानी से तोड़ देते हैं। लेकिन जब बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर बना करके वो देते हैं तो उनके बच्चे उसे तोड़ने में असमर्थ होते हैं। यानी एकता में क्या शक्ति होती है, इसको बताने के लिए कहानी का जरिया एक बनाया गया, उसका सहायता ली गई, लेकिन वो कहानी हमें कितना बड़ा संदेश देती है। बिल्कुल, बहुत छोटी सी, साधारण सी, सरल सी कहानी है, लेकिन हर वक्त याद रहती है। तो इसको हम बराबर याद रखें भी, और केवल याद रहती नहीं है, और हमें लगता है फिर वही बात आती है कि आगे आने वाली पीढ़ी ने पता नहीं ये कहानी सुनी है कि नहीं, हमने सुनाई भी है कि नहीं सुनाई है, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर आपने सुन ली और इसको समझे, मनन करें। फिलहाल हम गीत सुनते हैं जी। रेणु जी, जीवन में ऐसी ही आशा की कोई किरण जब बन करके हमारे जीवन में आती तो हम यही पूछते हैं ना कि बोलो तुम कौन हो। और हम तो चाहते हैं कि भाई अगर जिसे भी जरूरत हो उसके जीवन में आशा की ये किरण आती रहे, या हम भी ऐसी आशा की किरण बन सकते हैं किसी के जीवन में। ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए, तभी ये मानव एकता वाला जो फलसफा है ये पूरा हो पाएगा। बिल्कुल सही तुमने कहा। और ये सब फलसफा जो है ना, फलसफा ही न रह जाए, बल्कि सच बात है कि इसको आत्मसात करना चाहिए, और ये हर पल हम अपने आसपास कर सकते हैं इसको। दूसरे के दुख दर्द को समझ सकते हैं और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि तुमने पहले कहानी की बात कही ना मंजू,
कि बड़े आसानी से बातें पहुंचा देती हैं। तो जाहिर है कि साहित्य अपने आप में बहुत सशक्त होता है अभिव्यक्ति के लिए। और ऐसे ही एक लेखिका कृष्णा अग्निहोत्री हुई हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं आज, है ना? जी, कृष्णा जी का जन्म 8 अक्टूबर 1934 को राजस्थान के नजीराबाद में हुआ। पिता के अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व और माता की भावुकता का सम्मिश्रित प्रभाव उनके बाल मन पर पड़ा। घर का वातावरण आध्यात्मिक होने के कारण उन्होंने बचपन में ही पौराणिक ग्रंथ रामायण और गीता जैसे ग्रंथ उन्होंने पढ़ डाले थे। क्या बात है! यानी माहौल का कितना फर्क होता है ना। बहुत, इसीलिए हम लोग बराबर कहते हैं कि हम अभिभावक की जिम्मेदारी है कि किस तरीके का माहौल हम उसका रचें, संसार रचेंगे और वैसे ही बच्चे आगे गढ़ेंगे हम उनको, है ना? तो बचपन से ही साहित्य लेखन के प्रति इनका रुझान था और प्रेमचंद, यशपाल, टैगोर, शरद चंद्र के साहित्य ने इन्हें बहुत प्रभावित किया। मात्र 9 वर्ष की आयु में मंजू इनकी लिखी कविता एक पत्रिका में छपी और जिसके लिए इन्हें 25 रुपए का पारिश्रमिक भी मिला था। तो एक तो ये कि 9 वर्ष की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं, बहुत छोटी उम्र है और इसमें इस तरह का रचना, संसार रचना, ये बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं ना कि पूत के पग पालने नजर आए, तो मुझे लगता है कि ये वही बात होगी कि जो प्रतिभा इनके अंदर थी वो बहुत बचपन में ही दिखाई देने लगी थी। और 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, लेकिन वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा और संघर्ष और चुनौतियों से इन्हें जूझना पड़ा। कृष्णा जी मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी थी। विपरीत परिस्थितियों ने कृष्णा जी के मनोबल को और भी दृढ़ बना दिया। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा उच्च शिक्षा प्राप्त करने में लगा दी। देखिए, मतलब कुछ गलत भी होता है जीवन में, लेकिन वहां से भी कोई अच्छी राह निकल सकती है अगर हमारी सोच अच्छी हो या उसमें भी कुछ अच्छा सोचने का हमारे अंदर मादा हो तो। बिल्कुल, या यूं कहें कि संघर्ष किस तरह से हमारे लिए जब चुनौती के रूप में सामने, या हम उसको चुनौती के रूप में लेते हैं, तो जाहिर है एक नई दिशा हमारे लिए, एक नई राह बन जाती है और हम बिल्कुल अलग दिशा में ही चले जाते हैं। और कहते भी ना रेणु जी कि सोना जो है आग में तपकर ही किसी एक सुंदर चीज में ढलता है। लेकिन हम तपने के लिए कहाँ तैयार हैं? लेकिन तपना पड़ता है अगर जीवन को बहुत संवारना हो या किसी खास चमक की जरूरत हो, तो मुझे लगता है कि आग में तपना ही पड़ता है। जी हाँ, तपस्या किसी भी तरह की हो सकती है। इन्होंने शिक्षा को अपना एक, कहना चाहिए कि तपोभूमि बना लिया। एमए हिंदी में किया, एमए अंग्रेजी में किया, फिर यहीं नहीं रुकी बल्कि पीएचडी भी किया इन्होंने। और ये सब इन्होंने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा का ये जो है राह तय की इन्होंने। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच उनकी दबी हुई साहित्यिक प्रतिभा भी उभरने लगी थी और व्यक्तिगत जो उनके जीवन के दुख थे, प्रताड़ना थी और घुटन, संघर्ष और कहीं ना कहीं विद्रोह भी ऐसे में आ ही जाता है मन में। आप कितने दिन संघर्ष करेंगे, वो विद्रोह सब उनकी लेखनी में जगह पाने लगा, स्थान बनाने लगा। और भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति के कारण उनकी रचनाओं में तीखापन आ गया था। नारी का अभिशप्त जीवन और उसकी अस्मिता की तलाश, संघर्ष और विद्रोह, उसकी अंतहीन लड़ाई और कभी भी हार न मानने वाली अदम्य जिजीविषा उनके साहित्य में रूपायित होने लगी थी। यानी सारे के सारे भाव या फिर जो परिस्थितियां उन्होंने भोगी थी वो सारी की सारी उनके लेखन में आने लगी धीरे धीरे। क्या बात है! ये होता ही है, कहीं ना कहीं आप अपने अंतर्मन की भावनाओं को ही उकेरते हैं, है ना? और इस तरह से कृष्णा जी के उपन्यासों का मूल प्रतिपाद भले ही नारी शोषण ही रहा हो, लेकिन वो नारी मुक्ति की चेतना से अछूता नहीं रहा। कथ्य वैविध्य की दृष्टि से इनके उपन्यास बहुआयामी हैं। यानी कि जैसा इनके जीवन में हुआ कि भले ही कठिनाइयां आई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रास्ता चुना, वैसी की वैसी बातें उन्होंने अपने साहित्य में लिखी भी और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा भी उन्होंने इस बात की दी कि चाहे कठिन परिस्थितियां हो, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता कहीं ना कहीं होता ही है। कृष्णा जी की नायिकाएं शोषण को नीति मानकर मूक नहीं रहती, बल्कि प्रतिकार करने का साहस भी दिखाती हैं। परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर नए प्रतिमान भी रचती हैं, अपनी पहचान बनाती हैं। अपनी मूलभूत स्वतंत्रता का अधिकार उनकी पहली शर्त है। कृष्णा जी अपनी मौलिक और सहज सरल विशिष्ट भाषा शैली के कारण साहित्य के क्षेत्र में अपना एक खास स्थान रखती हैं। और इतने संघर्षों के बाद जो उन्होंने साहित्य की, कहना चाहिए, रचनाएं की, साहित्य को दिया, समृद्ध किया, उसमें बहुत सारे कहानी संग्रह हैं, जैसे टीन के घेरे, विरासत, जिंदा आदमी, जय सिया राम, नपुंसक और याही बनारसी रंगवा, ये एक कहानी संग्रह है जी। इसके अलावा दूसरी औरत, गलियारे, पारस और सर्पदंश, ये भी इनके कहानी संग्रह है। उपन्यास की बात करें तो बात एक औरत की, टपरे वाले, कुमारिकाएं, अभिषेक और
निष्कृति, और इसके अलावा नीलोफर, टेसू की कहानियां और बौनी परछाइयां, ये उपन्यास हैं इनके। और इसके साथ साथ देखो कितनी बड़ी बात है, देखिए कितना वृहद संसार है इनका। हाँ। बाल साहित्य भी आपने रचा, इसमें है बुद्धमान सोनू, नीली आंखों वाली गुड़िया, सतरंगी बौने, मतलब बिल्कुल कितनी विविधता है आपकी लेखनी में। बिल्कुल, बच्चों के लिए भी इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। और आत्मकथा लगता नहीं है दिल मेरा, ये आत्मकथा है इनकी जो उन्होंने लिखी है, और इनके इस रचना संसार के लिए कुछ पुरस्कार और सम्मान भी उन्हें दिए गए। तो रत्न भारती पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, वाग्मणि सम्मान और अक्षरा सम्मान उन्हें दिए गए उनके कार्य के लिए। तो भाई सम्मान हम लोगों के दिल में भी आपके लिए बहुत है, कृष्णा अग्निहोत्री जी के लिए, उनकी रचनाओं के लिए। और बस जो रचनाएं हैं वो तो बहुत सारे साहित्यकार होते हैं, लेकिन इस तरह से विषम परिस्थितियों में आगे आना और अपने दर्द को एक शब्दों में, हाँ, शब्दों का रूप देकर उकेर कर सामने लाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। आज प्रीत ने तोड़ दी बंधन की दीवार, हार मान के प्रीत से चला गया संसार। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। मस्ती भरी हवा चली, हंसने लगी कली कली, तुमसे मुझे मिला दिया। मस्ती भरी हवा चली, हंसने लगी कली कली, तुमसे मुझे मिला दिया। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। ऐसा बदल गया समा, बदले जमीन आसमां। ऐसा बदल गया समा, बदले जमीन आसमां। छोड़ के जग बना लिया प्यार ने एक नया जहां, प्यार ने एक नया जहां। आई घटाएं झूम के, नील गगन को चूम के, हम का निशान मिटा दिया। पहले कोई खुशी न थी, दिल की कली खिली न थी। तेरे नजर चला न था, जिंदगी जिंदगी न थी। तेरे कदम की आहटें बन गई मुस्कुराहटें, मेरा जहां बसा दिया। आई जो रुत बहार की, छिड़ गई बात प्यार की। आई जो रुत बहार की, छिड़ गई बात
नशा मिटा दिया, दिल को हंसा हंसा दिया। संग दिल फिल्म का ये गाना रेणु जी हमने सुना, और भले ही ये गाना संग दिल का था, लेकिन हम अपना दिल थोड़ा बड़ा रखें ताकि सब समझ सके उसमें। नहीं, गीत भी यही कहता है ना कि हंसा हंसा दिया। हाँ। तो भाई यूं ही सब लोग हंसते रहें, दिल खोल कर हंसते रहें। हाँ। और इसके लिए मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं हमारे यहाँ, तो वैसे भी बड़ी विविधता है। हाँ, बहुत विविधता है, चाहे नृत्य की बात हो, गायन की बात हो, और संगीत की बात हो, कोई वाद्य यंत्र बजाने की बात हो। लेकिन फिलहाल हम एक नृत्य की बात कर लेते हैं ना। आज हमने जैसे कहा था थुलाल नृत्य के बारे में बताएंगे। और केरल में वैसे तो कथकली बड़ा प्रचलित है जो हम लोग जानते हैं, लेकिन थुलाल नृत्य भी वहीं का है। जी बिल्कुल, थुलाल नृत्य केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, और ये एकल नृत्य है जिसके 3 प्रकार हैं। नाट्य शास्त्र के शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित इस कला की तकनीक कठोर नहीं है। नृत्य के गीत सरल व सरस मलयालम भाषा में लिखे होते हैं, और इन मुखर गीतों में हास्य का पुट होता है, यानी मनोरंजन। हाँ बिल्कुल, अगर हास्य है तो जाहिर है आनंद तो आएगा ही, मतलब अलग ढंग का आनंद आएगा। वैसे तो नृत्य और संगीत में आनंद आता ही है। इसकी जो प्रस्तुति होती है वो भी बहुत सरल होती है, और आम जीवन के हर दिन की जो घटनाएं होती हैं वो इसमें दर्शाई जाती हैं, और यही बात इसे बहुत लोकप्रिय बनाती है। थुलाल में उपयोग होने वाले वाद्य यंत्र मद्दलम और झांझ है। झांझ बजाने वाले की धुन जो है कलाकार नर्तकी को गाने में बहुत सहायता देती है। हाँ बिल्कुल, और जैसा कि हमने बताया कि इसकी जो बातें हैं बिल्कुल आम लोगों के जीवन में, आम दिन में होने वाली घटनाएं होती हैं। इस वजह से क्या होता है, हम उन चीजों से अपना जुड़ाव कुछ ज्यादा, क्योंकि वो हमारे जीवन में घटित हो रही है। बिल्कुल सही, इसकी खासियत होती है। और झांझ बजाने वाला पहले मंगलाचरण गीत गाता है, और तब नर्तकी सभी का अभिवादन करती है। इसके बाद वो पीठ की तरफ से शारीरिक गतिविधियों के साथ नृत्य का आरंभ करती है, और फिर धीरे धीरे दर्शकों के समक्ष आती है और पूरा नृत्य आरंभ होता है, यानी धीरे धीरे उसमें गति आती है। पहले एक कविता गाती है वो, फिर संगीत देने वाले उसे दोहराते हैं, और वो गीत के भाव चेहरे पर लाती है, यानी कि भाव भंगिमा से उसको अभिव्यक्त करती है। हाथों के इशारों से, शारीरिक मुद्राओं से उसका चित्रण कर उसे अर्थ देती है। थुलाल में इस नृत्य को बहुत महत्व दिया जाता है। हाँ, यानी कि इन भाव भंगिमाओं का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इन्हीं से वो बात दर्शाई जाती है। और शुरुआत से अंत तक इस नृत्य में अधिक विविधता नहीं है, तो इस एक रसता की क्षतिपूर्ति के लिए कभी कभी नर्तकी जोरदार कदमों की थाप और तालबद्ध शारीरिक भंगिमाओं का प्रदर्शन करती है, ताकि लयबद्धता बनी रहे। और वैसे भी जैसे कि इसके नाम से ही इसका अर्थ भी शायद है कि जो कहना चाहिए ना, कूदना, ये जो थाप देना है वो कूदना जैसा होता है। तो मलयालम भाषा में थुलाल का अर्थ भी है कूदना, जो कि इस नृत्य में बीच बीच में दिखाई देता है। जैसे तुमने अभी बताया कि नर्तकी जोरदार कदमों की थाप और तालबद्ध शारीरिक भंगिमाओं का प्रदर्शन करती हैं, तो ये जो बीच बीच में कूदती हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो थुलाल है। तो थुलाल जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, ये नृत्य एकल कलाकार द्वारा किया जाता है, जैसे हम शुरू से बता रहे हैं। और कलाकार हरे रंग के मेकअप और एक रंगीन पोशाक में होते हैं, जिन पर सफेद और लाल कपड़े के बैंड होते हैं। फिर उसे लकड़ी के आभूषणों से सजाया जाता है। और ड्रेस बड़ी रंगीन होती है रेणु जी। जब हम देखते हैं ना उसको तैयार होते हुए, जो चित्र देखे हमने, तो उसमें इतनी रंगीन ड्रेस होती है कि हमारी नजरें उनके ड्रेस पर ज्यादा टिक जाती है। और थुलाल का प्रदर्शन स्थानीय दर्शकों को प्रसन्न करता है। इसमें पुरानी कहावतों और लोक कथाओं के तत्वों का उपयोग भी किया जाता है, यानी कि आधुनिक जो बातें हैं वो, और उसके अलावा लोक कथाओं के जो तत्व होते हैं उन्हें भी शामिल करके कुल मिला के बड़ा रोचक इसे बना दिया जाता है। और जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि थोड़ा सा इसके अंदर हास्य का पुट भी होता है। तो इस तरह से थुलाल नृत्य एक बहुत ही आकर्षक नृत्य बन पड़ता है। और वैसे भी दक्षिण भारत में हम जब जितना जाते हैं, एक तो बहुत चटक रंगों का प्रयोग करते हैं ये लोग, और कॉन्ट्रास्ट बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल गाढ़े बैगनी रंग के संग केसरिया रंग, वो भी गाढ़ा होता है। ऐसे ही हरा रंग होगा तो बहुत गाढ़ा हरा होता है। तो बहुत अच्छा लगता है, जो आंखों को बड़ा सुकून देता है, कहना चाहिए ना। और फिलहाल एक गीत भी हमें सुकून देगा। बिल्कुल।
बरखा की अलबेली रानी, मैं तो बरखा की अलबेली रानी, प्यासे दिल की न जानो कहानी, प्यासे दिल की न जानो कहानी, चल बादल के पार लेके मन की सितार, चल बादल के पार लेके मन की सितार, कोई गीत खुशी का गाने, भोले भाले और राही मत वाले, प्यासे नैनों की प्यास बुझा ले, भोले भाले और राही मत वाले। मैं तो नदिया की एक लहरिया, मैं तो नदिया की एक लहरिया, मुझे सबसे निराली डगरिया, मुझे सबसे निराली डगरिया, मैं तो नदिया की एक लहरिया, मैं हूँ जल की तरंग, मेरा गोरा है रंग, मैं हूँ जल की तरंग, मेरा गोरा है रंग, मेरे मुखड़े से नैना हटा ले, भोले भाले और राही मत वाले, प्यासे नैनों की प्यास बुझा ले, भोले भाले और राही मत वाले, प्यासे नैनों की प्यास बुझा ले, भोले भाले और राही मत वाले। पॉकेट मार फिल्म का ये गाना हमने सुन लिया है रेणु जी, और अब सखी सहेली कार्यक्रम में समय है एक अंतराल का। ब्रेक के बाद हम फिर उपस्थित हुए हैं रेणु जी, और अब हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो हम खुद से करना चाहिए हमें। ऐसा, लेकिन हम साथियों से कर रहे हैं। हाँ, वैसे हम ये साथियों को भी मान कर चलते हैं कि ये हमारे अपने हैं। हाँ। और अपनों से बात करना यानी खुद से बात करना भी होता है बहुत हद तक। हाँ, ऐसा कहते हैं ना रेणु जी कि जब दिमाग के अंदर हमारे बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं तो उसका दिमाग पर असर पड़ता है, तो इसी पर कुछ विज्ञान काम करता है। वो कहता है कि अगर नकारात्मक विचारों का प्रभाव पड़ता है तो सकारात्मक विचारों का भी पड़ना ही चाहिए, और इसीलिए ये कहा जाता है कि सकारात्मक विचारों का डोज अपने दिमाग को दीजिए, या फिर कुछ ऐसी हेल्दी बातें अपने दिमाग से कीजिए, खुद से कीजिए, और सोचिए कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है। और अगर आप इस तरह से केवल सोच नहीं सकते तो एक आईने के सामने खड़े होकर के कुछ अच्छी बातें कीजिए, सकारात्मक बातें कीजिए, और देखिए कि आपकी सोच, विचार और दिमाग में कितना बदलाव आता है। तो ये फर्क पड़ता है। इसलिए हमें अपने आप से, जब भी आप निराश हो, जब भी दुखी हो, या आपके मन में कुछ ऐसा हो कि बस अब कुछ हो नहीं सकता, क्या करूं या क्या ना करूं, तो इन विचारों का डोज अपने आप को दीजिए। बिल्कुल सही तुमने कहा। आईने के सामने खड़े होइए, या अक्सर तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम बार बार प्रकृति की बात तो करते ही हैं, लेकिन कभी सोचिए कि जब हम निराश होते हैं तो अगर आपने सूर्य की ओर देखा तो आप सोचिए कि ये भी तो रोज निकलता है, ये भी सोचता होगा कि आज मैं क्यों निकलूं, आज मैं क्यों नहीं आराम कर सकता। जी। और उतनी ही ऊष्मा के साथ, उतनी ही ऊर्जा के साथ वही
ललाई लिए हुए उसी लालिमा के साथ हमारे सामने प्रकट होता है और हमें जगाता है। और या यूं कहें कि देखें कि वो भी तो हमें कुछ डोज दे रहा है। हाँ। तो उसको देखकर भी हम मुस्कुरा सकते हैं कि भाई जब तुम रोज निकलते हो तो हम रोज वही काम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि अक्सर ये नकारात्मक विचार जो है मंजू इसलिए जहन में भी आ जाता है कि हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, क्या हम रोज वही सुबह उठें, अगर दफ्तर जाते हैं या जिस भी काम पर जाते हैं या हम घर के काम करते हैं तो हमें लगता है लो वही सुबह चौका चूल्हा, वही खाना बनाओ, वही बच्चों को देखो, फिर रात हो जाए सो जाओ, सुबह फिर उठ जाओ जी। ये जो एक रास्ता सी रहती है उससे हम कभी कभी निराश ज्यादा होते हैं इन्हीं सब चीजों से। हो सकता है ना ऐसा कि हमारे तो दिमाग में निराशा के भाव आ जाए जी। इस बात से आते हैं अक्सर। हम सोचते हैं क्या वही रोज हम कर रहे हैं। अरे तो भाई देखिए ना, प्रकृति रोज वही सुबह ठंडी हवा चलती है, रात होती है, चांद आते हैं, तारे आते हैं, चांद आता है, तो कैसे वो वही काम करते हैं प्रतिदिन, तो वो तो निराश नहीं होते कभी। तो हम उनसे देखकर भी कुछ सबक ले सकते हैं, उनको देखकर मुस्कुरा सकते हैं कि भाई जैसे तुम उठते हो वैसे हम भी उठ जाते हैं, है ना। जी हाँ बिल्कुल। और एक बात और यहाँ विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक बात और भी यहाँ बहुत काम करती है, वो है हमारी अपनी खुद की आवाज जी। जैसे ही मन में कुछ निराशा के भाव आते हैं या हम अपना दुख किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, वो हमें बहुत सारी बातें कहते हैं लेकिन उस समय वो बातें हमारे दिमाग पर उतना असर नहीं करती। लेकिन जब हम अपनी आवाज में वही बातें कहते हैं और सकारात्मक बातें कहते हैं तो उसका असर ज्यादा हमारे दिमाग पर पड़ता है, क्योंकि हमें अपनी आवाज और अपनी सूरत सबसे ज्यादा प्यारी होती है। इसलिए भी ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप खुद अपने आप से सकारात्मक बातें करें। इसीलिए हमने कहा कि आप आईने के सामने खड़े हो ताकि आपको अपनी सूरत भी दिखेगी और साथ ही साथ आपकी ही आवाज आपके कानों में पड़ेगी, वो आपको ज्यादा असरकारक साबित होगी। बिल्कुल, यानी कि अपने को आपको खुद को फीड देना है कि आपको क्या करना है, न कि कोई और दे। क्योंकि सच बात है कि कोई और देता है तो कभी कभी आपने खुद महसूस किया होगा दोस्तों कि जब आप खुद परेशान हो और ऐसे में कोई और समझाता है कि अरे तुम इतना विचार क्यों करते हो, अरे छोड़ो ना, तो फिर लगता है ये फालतू में हमें उपदेश क्यों दे रहे हैं। अभी उनके ऊपर खुद गुजरती तब देखते हम कि क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें और बल्कि सकारात्मक होने की जगह कभी कभी नकारात्मक दिशा की ओर ले जाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि हम इस खुद को अपने आप को समझाना ज्यादा बेहतर है, बशर्ते कि हम दूसरों को ये मौका दें। क्योंकि आप अपने ईमानदारी से अगर सोचें तो आप अपने जज सबसे अच्छे होते हैं खुद के लिए। और वैसे तो हम वकालत करते हैं अपनी, लेकिन कभी कभी जज भी बन जाइए खुद के लिए कि हमें इस वक्त किस चीज की जरूरत है। क्या हमको घूमने की जरूरत है, या हमें देखकर मुस्कुराने की जरूरत है, या खुद से बात करने की जरूरत है, या कुछ बेहतर खाने की जरूरत है। लेकिन उन सब के लिए आप खुद को फीड दीजिए कि चलो रेनू उठते हैं कुछ, चलो बढ़िया सा बनाते हैं और खाते हैं, या चलो घूम कर आते हैं। बात करिए खुद से और पूछिए कि आप क्या चाहते हो, खुद से पूछिए और फिर वो काम करिए। देखिए कितना जल्दी सब कुछ बदल जाता है ना। और सबसे सच्चे विश्लेषक जो है हम अपने आप के हम खुद ही होते हैं। हमें अपना विश्लेषण दूसरों को करने का मौका देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे क्या विचार हैं, क्या परिस्थितियां हैं या क्या परेशानियां हैं। तो खुद अपने आप का एनालिसिस खुद करें कि इन परिस्थितियों में हम क्या करने के लिए सक्षम हैं और क्या करने के लिए सक्षम हम नहीं हैं। अगर ये विश्लेषण हमने ईमानदारी से किया तो हो सकता है कि जो आपकी समस्या है वो चुटकियों में सुलझ जाए। इसके अलावा एक बात और यहाँ कहना चाहते हैं कि जैसे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम दूसरों को बताना नहीं चाहते, लेकिन जब दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं तो उसका समाधान हमें कैसे मिलेगा? तो वो समाधान हमें अपने आप से मिलेगा। तो जैसा हमने कुछ दिन पहले बात भी की थी कि अपनी समस्याओं को लिख डालिए, तो ये भी थेरेपी यहाँ पर काम कर सकती है। तो आप लिख भी डालिए और अपने आप से बोलिए भी कि भाई ये समस्या है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। इस तरह से अगर विश्लेषण खुद अपने आप से करेंगे तो समाधान भी हमें अपने आप को मिल जाएगा और हमें अपनी जो खराब परिस्थितियां उसे दूसरों को बताने का मौका भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जैसे तुमने कहा कि बहुत सारी चीजें नहीं बताना चाहते हैं हम, लेकिन कभी कभी जब हम बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं, जब खुद से दूर हो जाते हैं तो जाहिर है फिर हम अकेलापन महसूस करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं और हम खुद से बात कर सकते हैं। तब ये होता है कि हम दूसरे के तलाश में घूमने लगते हैं और फिर जब गलती से हम बता देते हैं तब हमें उसकी डबल ट्रिपल या यूं कहें बहुत चौगुनी तक ग्लानि होने लगती है कि अरे हमने ये क्या कर दिया। हमने अपने घर की बात या अपनी कोई गलती या अपने बच्चों की गलती या परिवार के किसी भी सदस्य की गलती या कुछ भी घटना दुर्घटना हमने क्यों से बता दिया। अब जिंदगी भर हम उससे निगाहें कैसे मिलाएंगे। तो कुछ ये सारी चीजें हैं
जो कल को आपको पछताना न पड़े, तो बेहतर है कि आप अपने पास रखिए और अपने आप उसका समस्या का समाधान ढूंढिए और बहुत आसानी से मिल जाएगा। वैसे भी जहाँ पेड़ होता है, जहाँ बीज हम रखते हैं, वहीं से पेड़ पनपता है। सब कुछ आपके अंदर है ना? बीज के अंदर ही पूरा जीवन उसके अंदर है, तो आपके अंदर भी है। हाँ, कहते हैं कि सारी शक्तियां हमारे अंदर ही समाहित होती है, बस हमें उसे पहचानने भर की जरूरत होती है। और जैसा कि आपने कहा कि जो बातें हम दूसरों को नहीं बता पाते, और ऐसा होता है कि जो बातें अगर हम नहीं बताना चाहते और बता देते हैं किसी कारणवश, तो फिर वो बातें जो चर्चा का विषय बन जाती है और कई बार हमें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। तो इन सब परिस्थितियों से भी हम बचे रहें, इसके लिए जरूरी है कि खुद अपने आप को समझाइए और हेल्दी टॉक का एक डोज अपने दिमाग को दे दीजिए, ताकि ठीक रहेगा। बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। गाना हमने सुना और ये पतिता फिल्म का गाना है। बहुत ही प्यारा ये। हाँ, और हम अभी बात कर रहे थे खुद से बात करने की, तो इसी संदर्भ में हमारे श्रोताओं के भी कुछ विचार हैं, तो पढ़ के बताते हैं आप। जरूर। एक श्रोता लिखते हैं कि हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें। अगर आपका मन स्वस्थ होगा तो आपके मन में भी सकारात्मक विचार आएंगे और आपका
तन भी स्वस्थ रहेगा। कई बार देखा गया है कि मन जब उद्वेलित होता है, मन में जब नकारात्मक भाव आते हैं, तो उन बातों का प्रभाव निश्चित ही तन पर भी पड़ता है। और जो विषय लिया उसके लिए इन्होंने धन्यवाद लिखा है। एक और श्रोता ने ये बात भी लिखी है कि खुद से करें स्वस्थ बातें। ये विषय आज के कार्यक्रम को भी स्वस्थ बनाएगा। खुद से स्वस्थ बातें करना यानी खुद से अच्छे मित्र बनना, स्वयं को प्रसन्न रखना, सकारात्मक विचार को हमेशा मन में सर्वोच्च स्थान देना, खुद को हमेशा मोटिवेट करना, खुद को अच्छा नागरिक बनने के लिए खुद से स्वस्थ बातें करना बहुत आवश्यक है। खुद से बातें करके एक संतुष्टि मिलती है। हमें हर रोज खुद से बात करनी चाहिए। कुछ दिनों से सखी सहेली कार्यक्रम से जुड़ नहीं पाए, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, आप जब आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने लिखी। बहुत देखिए आज भले ही बहुत दिनों के बाद वो जुड़े हैं, लेकिन देखिए स्वस्थ बातें करके नहीं, बहुत विस्तार से आपने अपनी बातें लिखी और बहुत अच्छे से लिखी। बात फिर होती है कि अगर आप जुड़े नहीं जुड़े, लेकिन मन से आप जुड़े हैं, आप याद करते रहते हैं, तो समझिए हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो बात है कि हर चीज का एक समय होता है। जैसे कार्यक्रम अगर हम सखी सहेली लेकर आते हैं तो जाहिर है कि 1 घंटे हम आपके साथ रहते हैं, गीत सुनाते हैं, बातें करते हैं। वही चीजें जो है, अब जैसे दाल चावल पकना है तो उसमें उतना समय लगेगा, या आपको किसी निर्धारित स्थान तक जाना है तो उतने कदम तो आपको चलने ही पड़ेंगे, या किसी वाहन से जाएं तो भी उतना समय लगेगा। तो उसमें जल्दबाजी आप नहीं कर सकते जी। लेकिन हर चीज का जो है एक निश्चित समय होता है, या फिर उसकी जो गति है वो निश्चित होती है। अब कहते हैं कि खाना धीरे धीरे चाहिए और चलना तेज चाहिए, तो है ना। अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और जल्दी जल्दी खाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही। हर काम अपनी गति से होता है, तभी उसका उतना फायदा मिलता है। तो आज हम बातें करेंगे कि जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं तो उनमें क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम धीरे धीरे चबा चबा करके खाना खाते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब हमारा पेट इस बात का इंडिकेशन देता है, या वो हमें बताता है कि अब आपका पेट भर चुका है, अब आपको खाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो पेट भी बेचारा थोड़ा सा वो समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है, और वो इंडिकेशन वो देना बंद कर देता है। और जब ये इंडिकेशन बंद हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारा पेट भर गया, हम खाते चले जाते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि मोटापे का हम शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात भी सही है। और वहीं एक बात और है कि जैसे कि हमें पता है ना कि कोई भी काम कितने समय में होता है, वैसे ही खाने के लिए अगर आपने 7 से 8 मिनट शायद लगता होगा, आप घड़ी कभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अधिक होगा तो 10 मिनट। तो 10 मिनट से पहले अगर आपने खाना खत्म किया तो शरीर और मन को ऐसा लगता है कि आपका पेट नहीं भरा है। जल्दी जल्दी खाने के साथ साथ एक बात और है कि अगर आप जैसे कम खाना खाते हैं तो उतनी अवधि तक अगर आपका मुंह नहीं चल रहा है, या आप उतनी देर तक उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको लगता है कि आपने ये काम पूरा नहीं किया है। ऐसा ही हमारे शरीर और मन को भी लगता है। तो जाहिर है कि फिर हम ज्यादा खा लेते हैं। और यही अगर हम आराम से खाते हैं तो आप सबने भी सुना होगा कि कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। और उतना चबा कर आप कभी कहेंगे कि अरे लो, मतलब हम चबाते ही रहे। ऐसे ही हमने एक बार किसी से कहा कि भाई डॉक्टर साहब ने ऐसे कहा है, तो बोले अरे वाह, पूरे दिन चबाती ही रहोगे? हमने कहा नहीं, कभी चबा कर तो देखो। सच बात है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। एक तो आप अपने खाने पर ध्यान देते हैं, और 32 बार अगर आपने चबाया तो आप सच मानिए इतनी मिठास आ जाती है उस खाने में कि आप सबने भी सुना होगा कि आप सादी रोटी भी खाएंगे तो वो मीठी हो जाती है। एक निवाले को हमें 32 बार चबाना है, यानी कि जो ठोस आहार होता है उसे हम इतना चबाएं और लार उसमें इतनी मिश्रित हो जाए कि वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाए। और जब वो तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद जब पेट में जाता है तो पाचन में भी बहुत सहायता होती है, क्योंकि आंत का अपना एक अलग काम है और दांतों का अपना एक अलग काम है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि दांतों का काम भी आंत से लेने के बारे में सोचते हैं। जी हाँ। लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है और कई सारी परेशानियों से वो घिर जाते हैं। तो हम प्रयोग धर्मी है ना, बहुत प्रयोग करना चाहते हैं। जी हाँ, लेकिन ऐसे खतरनाक प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। और वैसे भी लार भी जो है, जैसे तुमने कहा आंतों का अपना एक काम है, वैसे ही लार का भी काम है। लार का काम ऐसा ही नहीं है कि केवल मुंह में सिर्फ चबाना होता है। लार में भी उसमें अपनी प्रक्रिया करती है, रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, और वहीं से पाचन क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो पचाने में सहायक होते हैं, और जब वो खाने के साथ मिल जाते हैं उसके बाद जब भोजन आंतों में जाता है तो वो आसानी से पच जाता है। लेकिन जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उसे चबाते नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जो है उसे निगल लेते हैं। तो जब वो बड़े बड़े गठलों से जब वो हमारा इसोफेगस जो है वो भर जाता है तो होता क्या है, वहां जो
जो भोजन को पचाने वाला एसिड बनता है वो वहीं पर रह जाता है, या फिर वो उछल करके ऊपर आता है और एसिड रिफ्लेक्स की समस्या हो जाती है, जिसे लोग आम भाषा में कहते हैं कि एसिडिटी बहुत होती है। जी हाँ। तो उस तरह की समस्या भी हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि उस लार को पूरा का पूरा भोजन में मिला करके फिर आंतों में अगर वो भोजन जाएगा तो ये समस्या नहीं होगी। और इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि आप आराम से खूब चबा चबा कर खाएं और पूरा ध्यान अपने भोजन पर लगाएं। वैसे भी हम लोग क्या कहा जाता है कि भाई खाना खाते वक्त बातें नहीं करना चाहिए। एक तो ये बात है कि जो हमारी श्वसन नली है और खास तौर से ये पाचन नली या आहार नाल जो है वो एकदम साथ साथ चलती है जी। तो फिर सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। या सांस नली में अगर चला गया तो जाहिर है कि जैसे कि हम सबको खांसी आती है और हम उसको बाहर निकालना चाहते हैं, वो समस्या आ जाती है। तो एक तो सामने सामने जो समस्या हमें दिखती है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, वो तो दिखती ही है। उसके संग संग और भी है कि हम जब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो कभी कभी वो इस वजह से भी श्वसन नली में जा सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बात करने से, बल्कि बहुत जल्दबाजी में जब खाते हैं तो भी हमें इस तरह से सांस में जा सकती है। बिल्कुल, ये भी एक समस्या है। और दूसरी बात ये कि जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं तो उन लोगों को ज्यादा करके आदत हो जाती है, मुंह से सांस लेने की आदत हो जाती है, तो वो नाक से गहरी सांस नहीं लेते हैं और इसकी वजह से श्वसन संबंधी समस्याएं भी उनमें धीरे धीरे, जब ये लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है तो मुंह से सांस लेने की वजह से ये श्वसन संबंधी समस्या, क्योंकि क्या होता है कि नाक से जब हम सांस लेते तो ही ऑक्सीजन पूरे शरीर को उपलब्ध हो पाती है, अन्यथा नहीं। तो उसकी वजह से श्वसन संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। तो ये भी जरूरी है कि आप चबा चबा कर आराम से खाना खाएं। और वैसे भी एक बात और है मंजू कि कभी आप ध्यान दें, अगर आप आराम से खाएंगे, जिसको लगता है हम क्या है ना कि जल्दबाजी में हम सबसे पहले अपनी ही जो हमारी चीजें हैं व्यक्तिगत, उन पर ही कटौती करते हैं। जैसे अगर हमें कुछ पूजा करना है या नहाना है, उसको फटाफट कर लिया और भागे। तो खाना जो है वो, जैसे तुमने पहले ही कहा कि हम लोग रोटी के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि अगर पेट नहीं तो भेंट नहीं, है ना। सारी जो संसार की हमारी प्रक्रिया है, जिसको मोह माया ये सब कहते हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि हमें रोटी खानी है और उसके लिए ही हम सारा इतना उपक्रम करते हैं। तो उसको भाई ध्यान से खाइए, मन से खाइए। और ये सब जो खासतौर से जब हम आराम से खाते हैं, पूरा उस पर ध्यान मन लगाकर खाते हैं, तो जो भी हम एंजाइम्स या रासायनिक जो भी क्रियाएं हैं वो सब पूरी तरह से होती हैं। पूरा शरीर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और पूरा शरीर जुट जाता है उसको, उसका पूरा पोषण लेने में, उसको पचाने में, फिर उसका पूरा पोषण शरीर में पहुंचाने में। तो ऐसा होता है कि जो भी हम खा रहे हैं उसका पूरा तत्व हमें मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अभी आप थोड़ी देर पहले जो बात कह रही थी ना कि लोग बातें करते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई बातें मत करो, खाना खा लो। लेकिन अब कुछ और बात कहना पड़ेगी। ज्यादातर लोगों के हाथ में मोबाइल होता है जब वो खाना खा रहे होते हैं और पूरा ध्यान हमारा मोबाइल की तरफ होता है, देखने की तरफ होता है, खाने की तरफ नहीं होता है। तो कृपया थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, जब तक आप खाना खाते हैं, टीवी भी मत देखिए, बातें भी मत कीजिए और मोबाइल को भी अपने पास से थोड़ा सा दूर रख दीजिए। आराम दीजिए इन सब चीजों को और ध्यान दीजिए कि आप उस वक्त क्या खा रहे हैं। आपकी पत्नी ने या आपकी माताजी ने या आपकी बेटी ने या आपकी भाभी ने जो भोजन बनाया है उसमें कितना स्वाद है, क्या चीज बनाई है। और अगर अच्छी चीज बनाई है तो उसकी तारीफ कीजिए, उनसे कहिए कि वाह आज ये खाना बड़ा स्वादिष्ट बना है। इस तरह से अगर आप भोजन का आनंद लेंगे तो फिर देखिए आपके शरीर को वो कितना फायदा करता है। हो सकता है आपने खुद भी बनाया हो। तो आपने अगर खुद बनाया तब तो और ध्यान से खाइएगा। फिलहाल हम गीत सुनवाते हैं और इस विषय में थोड़ा सा और आगे बात करेंगे कि टीवी क्यों ना देखें। जी। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में।
नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिरूं तुझे संग लेके नए नए रंग लेके, सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके, सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके, सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। माया फिल्म का गाना हमने सुना रेणु जी, लेकिन ये दुनिया भी कहते हैं कि मोह माया ही है। मोह माया है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है तस्वीर तेरी, तो देखो तस्वीरों का बड़ा असर पड़ता है। जैसे हमने कहा कि टेलीविजन देखते वक्त क्यों न खाएं, मतलब या खाना खाते वक्त हम टेलीविजन क्यों न देखें। तो अभी तो हमने पहले जैसे बात की मंजू की जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए, वहीं अच्छे मनोभावों का भी किस तरह से हमारे खाने पर असर पड़ता है। पहले तो बनाने पर ही हम कहते हैं कि बड़े मनोयोग से जब बनाते हैं, या जैसे आपका बहुत पसंदीदा कोई मेहमान आ रहा होता है तो कैसे खाने में स्वाद आ जाता है, क्योंकि आप बहुत खुश होकर बड़े मतलब उत्साह के साथ बनाते हैं, बड़े खुश होकर, या कोई तीज त्योहार होता है या जन्मदिन हो बच्चे का, तो कितनी स्वाद आ जाता है खाने में। बिल्कुल, कोई खास वजह तो नहीं होती है, मन की खुशी है ना। जी हाँ, यानी कि खाना बनाते समय जैसे हमारे मन के भाव होते हैं, जिन विचारों के साथ हम खाना बनाते हैं, वैसा ही स्वाद या फिर वैसी ही भावनाएं उस भोजन के अंदर भी आती है। तो यही बात भोजन करने वाले पर भी लागू होती है। हमारी तो प्राचीन परंपराएं ये रही है कि जब हम इत्मीनान से बैठते हैं, थाली हमारे सामने आती है, तो सबसे पहले हम ईश्वर को याद करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आज आपने इतना अच्छा भोजन हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो यहाँ भी बात क्या होती है कि एक सकारात्मक विचारों का डोज उस भोजन के अंदर भी आ जाता है, यानी कि सकारात्मक विचारों का असर खाने पर हो जाता है। और यूं कह सकते हैं कि हम अपने मन को, मस्तिष्क को भी एक डोज देते हैं कि भाई अब हम खाने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से, है ना। तो शरीर के जितने अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो सब भी सक्रिय हो जाती हैं कि अच्छा भोजन आने वाला है तो उसे पचाना है, तो हम सब सक्रिय हो जाएं। बिल्कुल, है ना। और इस तरह से जब भोजन किया जाता है तो पाचन बहुत अच्छी तरह से होता है और शरीर को लगता है। लेकिन जब हम जैसा कि टेलीविजन देखते हुए लोग खाते हैं या फिर मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं, अब उसमें हो सकता है कि कोई आपको हिंसक दृश्य देख रहे हो या कोई ऐसे चीखने चिल्लाने वाली कोई बात उसके अंदर हो, तो जब उन मनोभावों के साथ जब आप भोजन करते हैं तो देखिए कि आपके पाचन संस्थान पे इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े ही इत्मीनान के साथ ईश्वर को याद करते हुए अच्छी अच्छी बातों के साथ अपने भोजन को ग्रहण करें, उससे सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर हम चलो टेलीविजन देखते वक्त तो हमें नहीं समझ में आता है कि हम किस मनोदशा से, खुद ही नहीं पता है आपको कि आप किस मनोदशा से गुजर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आप इस समय दुखी हैं या बहुत उद्वेलित हैं या बहुत घृणा का भाव है आपके मन में या ईर्ष्या का भाव है, कुछ नहीं पता चलता है, क्योंकि आप तो बिल्कुल गुलाम हो चुके हैं उन मनोभावों के। या उस जो भी आप देख रहे हैं, चाहे वो फिल्म हो या धारावाहिक हो या कोई भी चीज हो सकती है, तो इस तरह से आपका पूरा सब कुछ आपका चला गया वहां पर। फिर ऐसे में क्या
होता है कि हमें यही नहीं पता होता है, क्योंकि अगर आप सामान्य रूप से देखें उस समय आप नहीं समझ सकते, लेकिन आपने कभी गौर किया होगा कि आप कभी मन दुखी हो तो आपको भूख नहीं लगती, ऐसे ही बहुत गुस्से में भूख नहीं लगती, या तनाव हो तो बिल्कुल भूख मर जाती है ना। तो ये सब क्या है, हमारी मनोदशा ही तो है जी। और ऐसी मनोदशा में ऐसे रासायनिक तत्व जो है वो स्त्रावित होते हैं जो हमारी भूख मार देते हैं, या फिर हमारे मन पर असर डालते हैं, या फिर हमारे पाचन संस्थान को गड़बड़ कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भोजन जब हम करते हैं तो वातावरण भी आसपास का बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ईश्वर को याद करते हुए एक बहुत अच्छे वातावरण में तनाव रहित होकर के इत्मीनान से जितना समय भोजन करने में लगता है उतना समय लगाइए, तो देखिए कि आपका पाचन संस्थान भी मजबूत होगा और घर के लोग भी खुश होंगे कि भाई आपस में एक अच्छी बातचीत के साथ में आपने भोजन किया और अच्छे वातावरण में रहकर। तो ये जो हेल्दी टाइम आपने घर के लोगों के साथ बिताया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि अपने आप को हेल्दी टॉक का एक डोज भी दीजिए और एक अच्छे वातावरण में भोजन भी कीजिए, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन बिता सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज के कार्यक्रम का समापन करें रेणु जी। जी हाँ। और अब का इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।